Good morning students. Today we are going to discuss our first chapter of geography class 10 resources and development. Good morning students. आज हम लोग हमारे ज्योग्राफी के पहले चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, ये स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ अभिजीत कुमार, न्यू कंसेप्ट क्लासेस हाजीपुर। अगर आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट truly interested हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, then please contact us on the given number. ये हमारा नंबर रहा। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम एनी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है, दैट मीन्स मेनली कहा जाए तो इस वीडियो के थ्रू आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे उनको पूरी तरह से क्लियर कर देना है। सबसे पहले हम लोग बात करें रिसोर्सेज के बारे में। व्हाट इज रिसोर्सेज, हाउ इट कैन बी यूज्ड एंड हाउ इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यानी कि कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के अलावा रिसोर्सेज किस तरह से डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। इन सब के अलावा बात करें, इस चैप्टर्स को हम लोगों ने 3 सेपरेट वीडियोज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्सेज एंड द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कह सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज की और इनके टाइप्स की इन द फर्स्ट वीडियो। एंड द सेकेंड वीडियो हम लोग बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन और बेसिकली सॉइल कंजर्वेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन, etc. On the third video we will deal about those types of soil, यानी कि कर सकते हैं सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और आखिरकार सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या होने चाहिए और सॉइल इरोजन के बारे में, कैसे किस प्रकार सॉइल इरोजन देखने को मिलता है और उसके भी कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं। इन सब के बारे में हम लोग सेपरेटली तीनों वीडियो में डिटेल से इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो आई थिंक सो आप लोग ये कंटेंट समझ गए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक है रिसोर्सेस। आखिरकार रिसोर्सेस होते क्या हैं? तो अगर नॉर्मल सेंस में कहें कि भाई रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स आर जनरली नोन एज रिसोर्सेज। कोई भी चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे उसे हम लोग रिसोर्सेज के रूप में करें। जैसे सपोज करो कि हमें एक लेटर लिखना है, तो लेटर लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पेन चाहिए। दैट मीन्स वो पेन जो हो गया वो मेरा एक रिसोर्सेज होगा, वो पेपर जो होगा वो मेरा एक रिसोर्सेज होगा। सपोज करो हमें आपसे इंटरेक्ट करना है, तो इंटरेक्ट करने के लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए, एक वेबकैम चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक यूट्यूब अकाउंट चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और कई चीज़ें हो सकती हैं। तो दैट मीन्स वो सारी चीज़ें जो होंगी वो सब मिलके हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स ऑल द थिंग्स जो भी हमारे बीच के इंटरेक्शन में आएगी वो सारी चीज़ें क्या होगी, हमारे रिसोर्सेज के रूप में काम करेंगे। क्या इतना ही रिसोर्सेज है सर? नहीं, रिसोर्सेज को और भी अलग अलग तरीक़ों से बताया गया कि हाँ ये तो एक मोटामोटी बात हो कि हाँ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे वो सारी चीज़ें रिसोर्सेस हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ टेक्निकल टर्म्स भी बताए गए हैं कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए तभी आप उनको रिसोर्सेस के रूप में कह सकते हैं। क्या क्या है तो भाई देखते हैं। सबसे पहले बात किया गया एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हर एक चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में हो, अब ऐसा नहीं कि हम आउटर स्पेस में सोचे यार वो तो हो सकता है वहाँ पे ये चीज़ है तो क्या वो मेरे नीड्स को सेटिस्फाई करे, पॉसिबल ही नहीं है। यूनिवर्स से हम ला नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, तो दैट मीन्स वो मेरी रिसोर्सेज के रूप में यूज हो नहीं सकती। तो सिंपल से ठीक बताया गया है कि हर एक चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में हो और जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हो गया है कि प्रोवाइडेड होनी चाहिए। प्रोवाइडेड मतलब मेरे पास होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए ताकि वो उसको हम एक्सेस कर सकें। दैट मीन्स कर सकते हैं सिंपल वर्ड में वो मेरे लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि उसको यूज करने के लिए मेरे पास
कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सपोज करो हम कहें कि भाई हम 3D ग्राफिक्स से कुछ अच्छा काम कर सकें, मानते 3D ग्राफिक्स हो सकता है, लेकिन क्या मेरे पास उतनी टेक्नोलॉजी है? नहीं है। दैट मीन्स वो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, वो मेरे पास प्रोवाइडेड नहीं है। दैट इसलिए कह सकते हैं वो मेरे रिसोर्सेज के कैटेगरी में नहीं आता है। पहला तो हो गया प्रोवाइडेड होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। तीसरा निकल के आता है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। चौथा इकोनॉमिकल होना चाहिए। यार बहुत मन था अगर एप्पल का मोबाइल हो जाता तो एप्पल के मोबाइल में पबजी खेलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, पैसे नहीं है। पैसे होते तो खरीद भी लेते। दैट मीन्स एक और टर्म निकल के आ गया कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि हाँ मेरे इकोनॉमी की ये पॉसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली और फेसिबल। फेसिबल का मतलब हो गया पॉसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली पॉसिबल यहाँ पे एक टर्म कर सकते हैं इसके लिए। अगला हो गया कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दैट मीन्स कई ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, आज भी वहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से खेती होती है। दैट मीन्स वहाँ पे कहीं पे ये नहीं कह सकते हाँ चलो ट्रैक्टर से खेती कर दें, नहीं हो सकता है। वहाँ पे अभी भी ये कह सकते हैं कि जो हल वगैरह लगा के होता था खेती, उसी तरह से खेती होती है। इसके अलावा कई ऐसे आइलैंड्स हैं जो अभी भी पाषाण युग, दैट मीन्स स्टोन एज में जी रहे हैं। दैट मीन्स उनके लिए कोई कंप्यूटर लैपटॉप को एक्सेप्ट करना कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। कई ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे आपको मॉडर्न एरा की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दैट मीन्स अगर एक टर्म और निकल के आता है कि रिसोर्सेज के लिए हमारे कल्चर्स अगर उसको एक्सेप्ट करे तभी उसको एक रिसोर्स के रूप में कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि अगर कहा जाए कि किसी चीज़ को रिसोर्स कब कर सकते हैं, तो सबसे पहले चीज़ वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, और वो कहाँ होना चाहिए भाई, तो इन्वायरमेंट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रोवाइडेड होना चाहिए। तीसरा टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सेस करने लायक होना चाहिए। चौथा इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकली पॉसिबल होना चाहिए। और पांचवा कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर ये पांचों कंडीशन लेके आता है तो हम कह सकते हैं कि भाई वो तो रिसोर्स होगा ना। आई थिंक सो। रिसोर्सेज क्या होते हैं, आखिरकार किन्हें कहा जा सकता है, इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए? अगर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। अब अधिकांशतः जो भी रिसोर्सेस होते हैं उसका ओरिजिन कहाँ से होता है भाई, नेचर से। तो अगर इस रिसोर्सेस को हमें यूज करना है तो क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग एक इंटरलिंक बनाने काम करता है। भाई ये आपको नेचर से ला कर देगा क्या, रिसोर्सेस। दैट मीन्स इसकी भी तो कुछ ज़रूरतें होंगी, तो हाँ चाहिए भाई, इसके टेक्नोलॉजी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस चाहिए। इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये हो गया कि टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के लिए लोगों को ट्रेंड किया जाता है कहाँ, तो भाई इंस्टीट्यूशंस में। और यहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए किससे, तो ह्यूमन बींग से। और ये ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली तो नेचर से हमारी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा और हमें उन रिसोर्सेज को पॉसिबली यानी फेसिबल बनाने का काम करेगा, यानी कि उसको यूज करने लायक बनाने का काम करेगा। तो दैट मीन्स कर सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन बींग जो है वो तीनों चीज़ों से इंटरलिंक्ड होता है। और ह्यूमन बींग जो होता है टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के लिए इंस्टीट्यूशंस का यूज कराता है। जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज होगा। जैसे मान के चलो कि एक वंडा है, मेरे देश में 5-6 इंजीनियर हैं, हम अभी भी यूज कर पा रहे हैं लेकिन काफ़ी कम। लेकिन अगर सोचो 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, हर साल तकरीबन मान लो कि 6,000-7,000 इंजीनियर्स निकल के आ रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, ये ह्यूमन बींग्स के रूप में निकल के आएंगे। अब इन सब को टेक्नोलॉजी को यूज करने आता है, तो क्या ये हमारे नेचर से हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करेंगे। साइंटिस्ट निकल के आता है भाई, रिसर्च करेंगे। दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने, ह्यूमन को एक्सेस करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। और ये ह्यूमन बींग्स जो होता है वो नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है। आई थिंक सो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया दो तरीके से। पहला हो गया नेचुरल रिसोर्स, दूसरा हो गया ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल की बात करते हैं तो जो प्रकृति से हमें मिलता है, और ह्यूमन की बात करते हैं जो हम लोग बनाते हैं, खुद से बनाया गया। उसमें प्रकृति का भी योगदान है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरे द्वारा स्ट्रक्चर्ड है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, ह्यूमन की बात करें तो स्ट्रक्चर इन इंस्टीट्यूशंस।
कोई अच्छी सी बिल्डिंग हो गई, कोई अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कोई अच्छी सी इंस्टीट्यूट बनाया गया, ये सारी चीज़ें जो हो गई वो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। अगला हो गया क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन है, भाई ये तो हमारा दिया हुआ है ना, दैट मीन्स अगर हम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी क्वालिटी को भी तो इंक्रीज करेंगे। सपोज करो मेरे पास 130 करोड़ लोग हैं, अगर इनमें से हम मोस्ट ऑफ द पीपल्स यानी कि जो भी यंग पीपल्स हैं या जो भी लोग होंगे सबको एजुकेटेड, सबको स्किल्ड बना दें, दैट मीन्स उतने रिसोर्स तो मेरे पास आ गए ना, और उतने रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर पाएंगे। एक एग्जांपल आप लोग पिछले क्लास में पढ़ा होगा क्या, जापान के बारे में, कि जापान के पास कोई भी अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज इम्प्रूव किया। दैट मीन्स अगर क्वांटिटी भी बढ़ रही है, क्वालिटी भी बढ़ रही है, तो उतने रिसोर्सेस मेरे काम आएंगे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जनसंख्या वृद्धि का यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ का उनको फायदा मिलता है। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के रिसोर्सेज निकल के आते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल दैट मीन्स सिंपल से नाम से निकल के आता है, री मतलब अगेन, न्यू मतलब नया, एबल मतलब योग, यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसको फिर से नया किया जा सकता है, जिसको फिर से यूज किया जा सकता है, उन सब को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। अगला हो गया नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं, तो इसका उल्टा भाई, नॉन का मतलब उल्टा है, उसका उल्टा हो गया, दैट मीन्स जिसको बार बार यूज नहीं किया जा सकता है। रिन्यूअल के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया कंटिन्यूस और फ्लो, यानी कि जो लगातार बहते रहे, जो रुके नहीं, दैट इज विंड और वाटर, इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते हो। अगला हो गया बायोलॉजिकल रिसोर्स। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन दैट मीन्स फॉरेस्ट की बात करते हैं, और वाइल्ड लाइफ मतलब कि फ्लोरा एंड सॉरी फौना की, यानी कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आगे जब पढ़ेंगे तो इसको फ्लोरा कहते हैं और इसको फौना कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के दो पार्ट है, एक हो गया रिसाइक्लेबल, दूसरा हो गया नॉन रिसाइक्लेबल। फिर से देखते हैं, री मतलब अगेन, साइक्लेबल दैट मींस साइक्लेबल मतलब क्या होगा, एक पूरा चक्र, और एबल मतलब योग, दैट मींस एक ऐसा चीज जिसको फिर से यूज किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे यार रिन्यूएबल में भी तो वही था, रिसाइक्लेबल में भी तो वही है, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। रिन्यूएबल में इसकी क्वालिटी डिप्लीट नहीं होगी, जो क्वालिटी अभी सेम क्वालिटी नेक्स्ट टाइम भी निकल के आएगा, लेकिन रिसाइक्लेबल में ऐसा नहीं होता। जो पहली क्वालिटी होगी उससे अगला जो क्वालिटी निकल के आएगा वो काफी हद तक डिक्रीज होगा। ये अच्छा क्वालिटी है, अगली बार निकल के आया था डिक्रीज हो गया, फिर से निकल के आएगा और डिक्रीज, फिर से निकल के आया और डिक्रीज हो गया, इस तरह से इसकी क्वालिटी डिक्रीज होती चली जाती है। इसमें कुछ वेस्टेज भी निकलता है, रिसाइक्लेबल में कुछ वेस्टेज भी निकलता है, और इसी कारण से कह सकते हैं रिन्यूएबल और रिसाइक्लेबल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आई थिंक सो। अब वही नॉन रिसाइक्लेबल वही हो गया रिसाइक्लेबल का उल्टा, जो बार बार यूज नहीं किया जा सकता है। तो रिसाइक्लेबल में आते हैं मेटल्स और नॉन रिसाइक्लेबल में आ गया फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट हो गया लिविंग थिंग्स, अन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक का मतलब हो गया क्या, कि जो लिविंग थिंग्स रिलेट करते हैं, दैट मीन्स कर सकते हैं यहाँ पे कहाँ गए, ये हो गया लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग होता है ये बायोटिक में, और ये हो गया नॉन लिविंग की बात करेंगे। आगे यही चीज लिखा भी है। बायोटिक अगर बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन पे 4 तरह से क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, कि बायोटिक रिसोर्सेज की। बायोटिक रिसोर्सेज दैट मीन्स कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स। बायो मतलब क्या होगा, टोटली रिलेट टू द लिविंग वर्ल्ड, दैट मीन्स बायोस्फीयर से बात करते हैं। बायोस्फीयर मतलब क्या सकते हैं, लिविंग थिंग्स के। तो कोई भी चीज जो कि बायोस्फीयर से रिलेट करता हो, बायोस्फीयर दैट मीन्स लिविंग वर्ल्ड से रिलेट करता हो, और जिसके अंदर लाइफ हो, यानी कि सिंपल वे में कहें तो लिविंग थिंग्स से रिलेट करता हो। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला ह्यूमन बींग्स, दूसरा फ्लोरा, तीसरा फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक यानी कि जो चरवा, ये चारे के लिए जो जानवर वगैरह होता है वो सारे,
मछलियाँ हो गई, ये फ्लोरा डेट में कैसे जंगल वगैरह, फौना मतलब ये हो गया, तो जो एनिमल किंगडम हो गई, ये सारे इसके अंडर आ जाते हैं। अबायोटिक सिंपल से बात है, बायोटिक का उल्टा, ये मतलब उल्टा होता है, दैट मीन्स नॉट के लिए यूज होता है। जो बायोटिक ना हो दैट मीन्स जो लिविंग थिंग्स ना हो, यानी कि सिंपल वर्ड में कहें तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बात करते हैं। तो अबायोटिक रिसोर्सेज क्या हो गए कि ट्रूली डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, या कह सकते हैं जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे हमारे नेचर में वो सारा अबायोटिक रिसोर्सेज का पार्ट होगा, जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी चीज़ आप लोग खुद से सोच सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट हो गया, इसी तरह से इन्वायरमेंट को डिवाइड किया गया बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। बायोटिक ये देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो हो गए, ये बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। ये मिट्टी, ये पानी, ये अगर क्लाउड्स, हवा, जो भी देखने को मिलता है, ये सारा अबायोटिक फैक्टर्स निकल के आते हैं। नेक्स्ट हो गया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं। सिंपल सी बात आपको बता चुके हैं, वैसे रिसोर्सेज जिनको बार बार यूज किया जा सकता है वो क्या हो गए, रिन्यूएबल के रूप में हो गए। इन्हीं को कहीं कहीं हम लोग रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज के रूप में कहते हैं। रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज क्या हो गया कि ऐसा रिसोर्सेज जो खत्म ना हो, ऐसा रिसोर्सेज जिसको फिर से यूज किया जा सकता है, ऐसा रिसोर्सेज जो कि दोबारा यूज किया जा सकता है किसी फिजिकल या केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस की मदद से इसको बार बार यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल में क्या हो गया भाई, सोलर एंड विंड एनर्जी, फिर हो गया वाटर, फिर हो गया फॉरेस्ट, फिर हो गया वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ जो हो गए वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के पार्ट हो गए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी डिवाइड किया गया, कैसे आपको पहले बता चुके, कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज के बीच में, कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज के रूप में। तो यहाँ पे कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज हम बता ही चुके हैं, जिसको रोका नहीं जा सकता, जो लगातार बहते रहता है, यानी कि विंड और वाटर। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो वैसे रिसोर्सेज जो कि बार बार यूज नहीं किया जा सकता और काफ़ी लंबा समय लगता है इनको बनाने में, यानी कि इट टेक्स अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम टू मेड अप ऑफ, यानी कि कह सकते हैं इनको बनने में काफ़ी लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है। इसी कारण से इसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो भाई पहला तो हो गया मिनरल्स, जो कि जमीन के नीचे से निकलता है लेकिन बार बार इसको यूज नहीं किया जा सकता है। अगला हो गया फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, कैरोसिन वगैरह जो भी होता है वो सारे इसमें आ गया। इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया। हम लोग देख चुके हैं पहले रिसाइक्लेबल, दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मतलब जिनको बार बार यूज किया जा सकता है लेकिन इसकी क्वालिटी डिक्रीज होगी, जैसे मेटल्स। आप ले जाते हैं, कबाड़ी वाला आता है मेटल लेके जाता है या कोई लोहे की चीज़ों को लेके जाता है, करता क्या होगा भाई, मेरे तो घर का कचरा है, वो क्या करता है, तो वो रिसाइकल करके उनसे बनी हुई नई चीज़ों को लाता है, लेकिन हाँ क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि इससे क्या होता है, रिसाइकल करने से हमारा वेस्टेज कम हो जाता है, दैट मीन्स जो वेस्ट होगा वो कम हो जाता है और रिसोर्सेज को फिर से यूज कर सकते हैं, ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन हो, जो रिसोर्सेज पर बर्डन होगा वो कम किया जा सकता है। उसी तरह से नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज में क्या आ गया, फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोल डीजल यूज हो गया तो हो गया, उसके बाद फिर से आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि पेट्रोल जल गया उसके धुएं को इकट्ठा करेंगे फिर से पेट्रोल बना देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट है आपको ये कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के पार्ट फिक्चर्स हो गए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, ऑनरशिप मतलब कि मालिकाना हक, दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग आखिरकार रिसोर्सेज को किन किन पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला हो गया इंडिविजुअल, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअल मतलब भाई मेरा अपना, दैट मीन्स इसको कर सकते हैं प्राइवेटली ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, दैट मीन्स पब्लिकली ऑन रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज यानी कि नेशन ऑन रिसोर्सेज, इंटरनेशनल मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज ऑन रिसोर्सेज। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, दैट मीन्स कोई भी ऐसा रिसोर्स जो मेरा अपना हो, जिस पे किसी का हक ना हो, जैसे मेरा घर, जैसे मेरी गाड़ी, जैसे मेरा कलम,
जैसे मेरा लैपटॉप, दैट मीन्स जो सिर्फ मुझसे रिलेट करता हूँ, जिसका मालिक मैं खुद हूँ, वो सारा रिसोर्सेज क्या होगा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होगा। दैट मीन्स उस सिंपल वर्ड में कहा गया तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर ऑन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, किसी खास या किसी एक बंदे के द्वारा वो ऑन किया जाता होगा। इसके अलावा लैंड ऑन जो ज़मीनें हुई वो प्राइवेटली ऑन रिसोर्सेज के अंदर आता है। प्लांटेशन हो गया, जैसे मान लो कोई मैंने बागान लगा रखा है वो हो गया, कोई मेरी अपनी तालाब है वो हो गया, कोई वाटर हो गया जैसे कोई कुएँ वगैरह हो गए वो हो गया, ये सारे तब मेरे इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आ गया। इसके अलावा मेरी कोई प्लॉट्स होगी ज़मीन वगैरह की, इसके अलावा हाउसेस होंगे, कुछ और भी अलग अलग प्रॉपर्टी जैसे स्विमिंग पूल वगैरह हो गया, और शहर में कुछ और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारा मेरा प्राइवेटली ऑन है। दैट मीन्स कर सकते हैं ये क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब एक चीज़ और जान लो कि जितनी भी ज़मीनें होती हैं, किसान के पास हो किसी के पास हो, वो कहीं ना कहीं सरकार से रिलेट करती हैं। क्यों? क्योंकि उसके बदले एवज में हम उन्हें रेवेन्यू पे करते हैं। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये गवर्नमेंट ऑन रिसोर्सेज के अंदर है, यानी कि देश के अंदर जो भी लैंड है वो सरकार की ही होती है, लेकिन हाँ क्योंकि हम रेवेन्यू पे करते हैं तो उन पर मालिकाना हक मेरा भी है, नो डाउट। नेक्स्ट हो गया कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होगा, वो सारे रिसोर्सेज जिन पे किसी एक बंदे का एक्सेस ना हो, जिस पे किसी एक मेंबर का एक्सेस ना हो, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी या मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज का हक हो, यानी किसी एक समुदाय का हक हो, उससे हम लोग क्या करते हैं भाई, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। जैसे विलेज कॉमर्स मतलब कि गांव का एक कॉमन ज़मीन जो सब यूज कर सके, जैसे चारों के लिए, जैसे कब्रगाह हो गया, जैसे शमशान हो गया, जैसे गांव का एक तालाब हो गया, ये सारी चीज़ें क्योंकि एक आदमी की तो होती है, सभी लोग उसके लिए यूज करते हैं, दैट मीन्स उसको कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज के अंदर रखते हैं। इसके अलावा हो गया क्या, पब्लिक पार्क्स, जो बाग वगैरह हो गए वो हो गए, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड शहरी इलाकों में, ये सारी चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गए और अलग अलग चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती है वो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। बात करते हैं यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज की। तो नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, जिस तरह से इंडिविजुअल रिसोर्स किसी प्राइवेटली ऑन रिसोर्सेज के रूप में काम करते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज सेम एज कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज के रूप में काम करते हैं। उसी तरह से नेशनल रिसोर्स की बात करें तो नेशनल रिसोर्सेज किस रूप में होंगे, तो भाई नेशन के लिए काम करेगा। अभी बताया कि प्राइवेटली ऑन रिसोर्सेज कौन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज क्या, तो बेसिकली पब्लिक ऑन रिसोर्सेज हो गए। उसी तरह से यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज जो होगा वो नेशन के द्वारा ऑन किया जाए। दैट मीन्स अब स्टार्टिंग में ये बताया कि जितने भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज थे वो कौन से नेशन के अंदर थे, तो नेशनल रिसोर्सेज आ गए। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो भी नेशन के अंदर आएंगे तो नेशनल रिसोर्सेज का पार्ट वो भी हो गया। तो यहाँ पे नेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो देखने को मिलते हैं क्या, ये हो गए मेरा रोड्स, कैनल्स, रेलवेज, फिर मिनरल्स वगैरह जो हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी लैंड है, हमने बताया था कि भले ज़मीन मेरी है, मेरे पास उसका प्रॉपर्टी राइट्स है, लेकिन आखिरकार इनडायरेक्टली दिखा जाए तो वो ज़मीन किससे रिलेट करती है, तो इंडियन गवर्नमेंट। अगला हो गया टेरिटोरियल वाटर। अब टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, दैट मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं टेरिटोरियल वाटर क्या हो गया कि सपोज करो कि ये मेरा लैंड बाउंड्री है और इससे तकरीबन ये जो 12 नॉटिकल मिल्स का जो डिस्टेंस होगा ये लैंड बाउंड्री से, इसको कहते हैं हम लोग टेरिटोरियल वाटर। और ये टेरिटोरियल वाटर जो होता है किलोमीटर में दिखा जाए तो 19.2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। दैट मीन्स कर सकते हैं कि तकरीबन 19.2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है लैंड बाउंड्री से, और इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, टेरिटोरियल वाटर। अब टेरिटोरियल वाटर की बात करें तो यहाँ इस एरिया में जो भी रिसोर्सेज पाया जाएगा उसमें पूरी तरह से हक किसका होगा, तो नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी आसपास की जो नेशन होगा उसका पूरा हक होगा कि इस रिसोर्सेज पे वो यूज कर सके। इसके पास जो भी रिसोर्सेज होंगे, इसके ये वाटर में जो भी रिसोर्सेज पाया जाएगा उस पर पूरी तरह से हक होगा नेशन का। और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने
डेवलपमेंट के अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। इसके अलावा जैसे हम लोग बताए थे कि जो भी देश होते हैं उसमें जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं एज ए पब्लिक गुड्स के रूप में यूज किया। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज बन रहा है, कोई सड़क बन रहा है, तो कहती है यहाँ पे देखते लैंड एक्वायरमेंट का एक बात आती है कि हाँ हमको ज़मीन चाहिए भाई, ये सड़क की ज़मीन थी, ये मेरी ज़मीन थी, अब सड़क को चाहिए कि चौड़ा हो गया तो ये भी सड़क को चाहिए ज़मीन, तो सरकार कहे कि आप हमको ज़मीन दे दीजिए। हाँ हमसे फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमको कहे कि आप हमें ज़मीन दे दीजिए। तो अगर मुझे इसमें बेनिफिट होगी क्योंकि सरकार उसके बदले में मुझे पैसे देगी, ज़्यादा ही पैसे देगी जो उसका एक्चुअल रेट होगा। और इसके लिए अगर हम रेडी हो जाते हैं तो सरकार हमसे लैंड एक्वायर कर लेगी। लेकिन ये भी मेरी मर्जी से, ऐसे नहीं कि हम नहीं चाहते हैं तो वो सड़क फिर भी लेके जाएगी। अगर मेरा ज़मीन है, मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम इस पर रेवेन्यू देते आ रहे हैं तो सरकार इसको एक्वायर नहीं कर सकती है। ये हो गया। इसलिए कहा जा रहा है कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है उनका पावर होता है कि गवर्नमेंट जो है वो लैंड वगैरह जो है उनको एक्वायर करें। अब इसमें एक चीज़ आता है कि सरकारी ज़मीनों पे अगर आपने कुछ किया है वो ज़मीनें वापस ले ली जाएंगी। अगर मान लो कि ये मेरा कुछ प्रॉपर्टी है, ये मेरा प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी, लेकिन हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ सरकार की कुछ ज़मीनों तक बढ़ा लेते हैं, तो ये जो एरिया जो सरकार का एरिया होगा उसको आपको खाली करना होगा क्योंकि वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ गया। तो ये पूरा आ गया नेशनल रिसोर्सेज, लेकिन इसमें आपका क्योंकि प्राइवेटली ऑन रिसोर्सेज की है तो ये आपकी मर्जी से ही सरकार ले सकती है, इसको वो जबरन छीन नहीं सकती। हाँ लेकिन ये वाला जो एरिया हो गया इस पर उसका हक है। बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, नाम ही देखने होता है इंटरनेशनल, दैट मीन्स कर सकते हैं जिसपे नेशन का हक न हो, यानी कि एक ऐसा एरिया जो कि इंटरनेशनली ऑन किया जाता हो या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता हो। अब ये कहाँ होता है, सेम चीज़ जैसे मैंने बताया कि ये मेरा टेरिटोरियल बाउंड्री एंड कर सकते हैं, यहाँ पे लैंड बाउंड्री हो गया, यहाँ से 12 नॉटिकल मील्स दूरी तक ये हो गया मेरा टेरिटोरियल सी। इसके बाद आ जाता है मेरा 200 किलोमीटर एरिया तक आ जाता है ये आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। हाँ आपको शॉर्ट में ले लेते हैं EEZ, दैट मीन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये होता है मेरा इंटरनेशनल बाउंड्री, या कह सकते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज यहाँ पे देखने होते हैं। यहाँ पे इस एरिया में जो भी रिसोर्सेज होगा उसको कोई देश, जैसे ये मेरे पास एरिया है तो इसको हम डायरेक्टली ऑन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि इसको ऑन करती होगी उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी और तब इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास जो इंडियन ओशियन है वो क्योंकि चला जाता है कि इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो वहाँ पे जो मैंगनीज नोड्यूल्स वगैरह जो हैं उनके खदानों के लिए कि उसके माइनिंग के लिए हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मंजूरी लेनी पड़ती है और तब हम उन खदानों को ओशियनिक बेड से निकाल पाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी रिसोर्सेज होते हैं उसको हम डायरेक्टली ऑन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मंजूरी लेनी पड़ती। क्यों? क्योंकि भाई ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज का पार्ट हो गया। नो डाउट, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बात करते हैं वही हो गया इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज मेरा घर हो गया, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज मेरे पार्क्स वगैरह हो गए, नेशनल रिसोर्सेज जो हो गया वो कहीं ना कहीं ये रेलवे एक्सेट्रा जो भी नेशनल के पार्ट हो, और ये हो गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इसी में इसी ग्राफ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये लैंड से लेकर 12 नॉटिकल मील्स तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, टेरिटोरियल सी। और इसके बाद के 200 किलोमीटर का एरिया तो 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, यहाँ से कहा जाए तो तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स तक को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसी में 12 माइल्स का जो एरिया होता है उसको कहते हैं कंटीजियस जोन, और उसके बाद जो एरिया होता है उसको कहते हैं हाई सी, यानी कि ये काफ़ी गहरा सी हो जाता है। जैसे इस कारण से यहाँ पे ज़्यादातर ना जहाज़ें वगैरह चलती है, या इसको सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ से जो भी एरिया होगा ये सी रूट्स वगैरह जो बनते हैं ये हाई सी में बनते हैं, गहरे समुद्र में। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले नाम निकल के आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज का। भाई पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, तो अगर बात के पोटेंशियल वर्ड कही तो पोटेंशियल मतलब होता है पावर या ताकत या कैपेबिलिटीज।
तो सिंपल वे में कहें कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके पास कैपेबिलिटीज है कि वो एज ए रिसोर्सेज के रूप में यूज करें, या ऐसी चीज़ें जो एज ए रिसोर्सेज के रूप में यूज की जा सकती है किसी एरिया में लेकिन की नहीं जा रही है। अब ये क्या हो गया, जैसे मान चलो कि राजस्थान और गुजरात की बात करते हैं, तो राजस्थान और गुजरात में काफ़ी बड़े पैमाने पर विंड और सोलर एनर्जी को यूज किया जा सकता है, लेकिन क्या हम लोग यूज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो दैट मीन्स ये सारे जो एरियाज होगा और ये जो रिसोर्सेस हो गए, ये कौन से हो गए? पोटेंशियल रिसोर्सेस। दैट मीन्स विंड और वाटर, विंड और सोलर एनर्जी जो इस एरिया में काफ़ी बड़े पैमाने पर पाए, क्योंकि इस एरिया का पोटेंशियल है। यहाँ पे गुजरात में काफ़ी ज़्यादा कोस्ट है, दैट मीन्स विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। राजस्थान क्योंकि आ जाता है भाई ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, तो सूरज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसकी रोशनी गिरती है, तो इसी कारण से सोलर एनर्जी काफ़ी अच्छी मिलती है। और इन सब कारणों से कह सकते हैं यहाँ पे इन दोनों की कमी नहीं है, लेकिन एज ए रिसोर्सेज के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन एरियाज के लिए ये जो चीज़ें होंगे विंड और सोलर एनर्जी, वो इन एरिया का क्या होगा? पोटेंशियल रिसोर्सेज। दैट मीन्स कर सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज को अगर डिफाइन किया जाए तो क्या कर सकते हैं? किसी भी एरिया में जो रिसोर्सेज काफ़ी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया डेवलप रिसोर्सेज की बात करते हैं। डेवलप रिसोर्सेज क्या हो गया? पोटेंशियल भाई पावर था, डेवलप जिसको यूज कर रहे हैं। सपोज करो कि हम ये पेन यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कर सकते हैं ये पेन क्योंकि डेवलप होकर हमारे पास आ चुका है, इसके बारे में सर्वे हो चुका है, इसके बारे में हम लोग इसको डिटरमाइन कर चुके हैं किस तरह से यूज करना है, क्वांटिटिवली भी और क्वालिटिवली भी, एंड किस क्वालिटी वाइज भी डिफाइन कर चुके हैं, इसको क्वांटिटी वाइज भी यूज कर चुके हैं। तो दैट मीन्स उन रिसोर्सेज को क्या कहेंगे? डेवलप रिसोर्सेज। सिंपल वर्ड में कहें तो वैसे रिसोर्सेज जिनको आज हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको सब कुछ मालूम है, जिसको हम बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन लेके आ सकते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको बड़े पैमाने पे यूटिलाइज कर सकते हैं, उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे? डेवलप रिसोर्सेज कहेंगे। इनके बारे में हम सारी टेक्नोलॉजी मालूम है कि हम इसको कैसे कैसे इन रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और इनकी फिजिबिलिटी को किस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स इनकी अवेलेबिलिटी को किस तरह से हम लोगों के सामने रख सकते हैं। ये सारे चीज़ें जो हो गई वो डेवलप रिसोर्सेज का पार्ट हो गया। सिंपल वर्ड में कहें तो जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में नॉलेज है, वो सारा डेवलप रिसोर्सेज है। अगला हो गया स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होगा? भंडार। दैट मीन्स मेरे पास स्टॉक रिसोर्सेज की बात करते हैं तो स्टॉक का मतलब होगा मेरे पास ये बहुत सारा है और हम जानते हैं कि ये चीज़ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। दैट मीन्स वाटर की बात करते हैं तो वाटर में भी ये चीज़ देखने मिलता है कि हमको मालूम है कि वाटर में H2 और O2 दोनों गैस होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस होते हैं और ये इनफ्लेमेबल गैसेस में है, यानी कि जलने योग्य गैस जलेगा तो भाई एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और एनर्जी हमारे काम आ सकता है। तो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे निकाला जाए, किस तरह से उसको यूज किया जाए एज ए रिसोर्स के रूप में, ये हमें नहीं आता। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग स्टॉक के रूप में कहते हैं, यानी कि मेरे पास है तो बहुत, भंडार बहुत है, जल की कमी थोड़ी है मेरे पास, तो सबसे ज़्यादा पानी है पृथ्वी पे, लेकिन इसको रिसोर्सेज के रूप में कैसे यूज किया जाए, तो अगर वो न आता हो और उसके बारे में कोई टेक्निकल नॉलेज ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक के रूप में कहते हैं। कोई खास इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। नेक्स्ट हो गया रिजर्व की बात करें। रिजर्व जो हो गया वो स्टॉक का सबसेट हो गया, ताकि स्टॉक का ही दूसरा रूप हो गया और ये बताता है कि आखिरकार हमारे पास कुछ हद तक एग्जिस्टिंग टेक्निकल नॉलेज नहीं है, यानी कि हमारे पास अभी फिलहाल टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसको हम यूज कर सकते हैं, आने वाले कुछ सालों में इसको यूज कर ले, क्योंकि कई इलाकों में इसका यूज शुरू हो गया है छोटे पैमाने से। तो अगर हम कहीं फ्यूचर देख सकते हैं बड़े पैमाने के इन रिजर्व्स को ऐसी पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में यूज कर सकते हैं, इसके बाद हम उसको डेवलप रिसोर्सेज के रूप में यूज कर पाएंगे। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? रिजर्व के रूप में कहेंगे। जैसे रिवर वाटर हो गया, यानी कि नदियों का पानी, झरनों का पानी, इन सबको हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइडल इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो इन सब चीजों की बात करें तो रिजर्व तो पार्ट हो गया, क्योंकि भाई ये सारे पानी से निकल रहे हैं, पानी मेरे पास स्टॉक में है। अब स्टॉक को ही नए तरीके से हम यूज कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने की बात है जो हो नहीं सकता है, मेरे पास नॉलेज नहीं आ रहा, हो सकता है आने वाले समय में
10 साल 20 साल में ऐसा पॉसिबल क्यों ना हो। लेकिन हाँ, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी अभी यूज होना शुरू हो गया, बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। इसके बारे में अभी सर्वे हो रहा है, इसके बारे में कुछ टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले सालों में इसका टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए और इसको फ्यूचर में बड़े पैमाने पर यूज किया जाने लगे, जिससे अमेरिका वगैरह में होता है। आज भी तो वहाँ की अधिकांश इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आती है। हमारे देश में अभी भी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इन सब तरीके से कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ये रिवर्स जनरेटेड जो रिजर्व्स हो गया उससे जनरेटेड जो हाइड्रो पावर हो गया उसको हम बड़े पैमाने पर यूज कर पाए। इसी कारण से हम कह सकते हैं हमारे लिए ये क्या हो गया, वो एक रिजर्व ग्रुप है। अब इसमें ये जो क्राइटेरिया दिखाया गया है वो सब देश के लिए अलग अलग हो सकता है। सेम चीज मान लो कि अगर अमेरिका के लिए कहें तो वहाँ पे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी वो रिजर्व के रूप में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वो डेवलप रिसोर्सेज के रूप में काम कर रहा है और हमारे लिए वो रिजर्व ग्रुप में काम आ गया। नहीं हो सकता है वो विंड काफी ज्यादा हो तो वहाँ पे विंड वगैरह हो गया, उससे डेवलप रिसोर्सेज में आ गए। तो यहाँ पे सब के लिए रिसोर्सेज का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। ये सिर्फ उसको कह सकते हैं कि कैरेक्टराइज किया गया कि हम 4 तरह के रिसोर्सेज थे, सबका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया। अब अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज के एग्जांपल्स चेंज हो सकते हैं। शायद इसमें इस पूरे टॉपिक में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, अगर दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक सो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे खत्म होता है। इन द नेक्स्ट टॉपिक और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि लैंड डिग्रेडेशन, गार्डियन आइडियल क्या था, लैंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ तक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एट लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि उनका भी बेनिफिट होगी। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे बच्चे हैं जो डीमोटिवेट हो गए, यार हम क्या करेंगे, ना स्कूल से पढ़ाई हो रही है, ना सही तरीके से कोई नॉलेज मिल पा रहा है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़िए। हम रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर कंप्लीट कराएंगे और मे बी आपके सिलेबस को एट अ टाइम उससे पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर द क्लास।